डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र का 2025 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप वीडियो अपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे दिया है आपका अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, और यहाँ पे आपको नाम दिया, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। इसमें पूर्णांक कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। अब देखिए हमें निर्देश में क्या दिया हुआ है, तो हम निर्देश को ध्यान से पहले पढ़ते हैं। देखिए निर्देश में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हमारा निर्देश दिया है। देखिए निर्देश को हम पढ़ते हैं पहले। देखिए कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। तीसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चारों विकल्प नहीं लिखना है, जो सही है उसको ही अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का लगभग 300 शब्दों में देना है। आगे देखिए चौथा नंबर निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख उनके सामने दिए गए हैं। अब देखिए आ गया हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन हैं। ए ऑप्शन है असीमित, बी ऑप्शन है सीमित, सी ऑप्शन है पर्याप्त, और डी ऑप्शन है अपर्याप्त। तो देखिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था का जो साधन है वो क्या है, वो सीमित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सीमित। अब आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है अनंत, सी ऑप्शन है इकाई के बराबर, और डी ऑप्शन है इकाई से कम। तो देखिए जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनंत। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। ए ऑप्शन है औसत लागत से अधिक, बी ऑप्शन है औसत लागत के बराबर, सी ऑप्शन है औसत लागत से कम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब औसत लागत न्यूनतम यानी कम होती है तब सीमांत लागत क्या होती है, हो जाती क्या, औसत लागत के बराबर होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, औसत लागत के बराबर होती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो ए ऑप्शन है एक क्रेता, बी ऑप्शन है एक विक्रेता, यानी एक क्रेता का मतलब खरीदने वाला, विक्रेता का अर्थ होता है बेचने वाला, और सी ऑप्शन है एक फर्म, यानी जहाँ पे बनता है, डी है एक उद्योग। तो देखिए एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत एक उद्योग निर्धारित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, एक उद्योग। ये देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में कहलाती है। ए ऑप्शन है संतुलन कीमत,
बी ऑप्शन है मात्रा संतुलन, सी ऑप्शन है अधिपूर्ति और डी ऑप्शन है अधिमांग। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अधिपूर्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अधिपूर्ति। अब आगे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन कहे जाते हैं। तो ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी ऑप्शन है मार्शल, सी ऑप्शन है रॉबिन्स और डी ऑप्शन है मेहता। तो देखिए अर्थशास्त्र का जनक है वो एडम स्मिथ कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी है। एनडीपी बराबर होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी किसके बराबर होता है। तो देखिए ए ऑप्शन है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, बी ऑप्शन है जीडीपी भागे मूल्यह्रास और फिर सी ऑप्शन जीडीपी प्लस माइनस मूल्यह्रास और फिर डी ऑप्शन है जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो ए ऑप्शन है नवंबर 2015, बी ऑप्शन है नवंबर 2016, सी ऑप्शन है नवंबर 2017 और डी ऑप्शन है नवंबर 2018। तो देखिए भारत में विमुद्रीकरण जो नीति थी वो 8 नवंबर 2016 को अपनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवंबर 2016। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र में सेटेरिस पारिबस का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है यदि अन्य बातें असमान रहें, बी ऑप्शन है यदि सभी बातें समान रहें और सी ऑप्शन है यदि अन्य बातें समान रहें और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्थशास्त्र में सेटेरिस पारिबस का जो अर्थ होता है कि यदि अन्य सभी बातें समान हों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यदि अन्य सब बातें समान रहें। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च यानी कि व्यय का अधिक कहलाता है। तो ए ऑप्शन है तरलता अनुपात, बी ऑप्शन है राजस्व घाटा और सी ऑप्शन है बजटीय यानी वित्तीय घाटा और डी ऑप्शन है शुद्ध निवेश। तो देखिए राजस्व प्राप्ति जितनी होगी उससे ज़्यादा अगर खर्चा होगा तो राजस्व घाटा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, राजस्व घाटा। अब आगे देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं। तो देखिए उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट या फिर उत्पादन संभावना कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। तो उत्तर देखिए निम्न स्तरीय वस्तुओं के वह वस्तुएं हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत होती है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मोटा अनाज और निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, यानी जो खाद्य पदार्थ सस्ते मिलते जैसे कि मोटा अनाज हो गया। लोग पतले अनाज खाते हैं लेकिन जब लोग के पास पैसा नहीं रहेगा तो मोटा अनाज खाएंगे क्योंकि सस्ता मिलता है। तो ये होता है निम्न स्तरीय वस्तु।
अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है कि एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के दो परिभाषित लक्षण बताइए। तो उत्तर देखिए, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के परिभाषक लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। दूसरा है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों। तो देखिए उत्तर, श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है। ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला हो जाता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कह रहा है कि समष्टि अर्थव्यवस्था की सीमाएं बताइए। तो उत्तर देखिए, समष्टि अर्थव्यवस्था की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताना है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचनाओं पर आधारित हैं। दूसरा है कि विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। और तीसरा है, स्वयं समुच्चय की अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः इसकी अवहेलना करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। तो उत्तर देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल तथा आगत के रूप में उपयोग किया जाता है, अथवा जिन्हें पुनः बिक्री के लिए फर्मों द्वारा खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर और उपयोग तथा बर्तन बनाने के लिए तांबों का प्रयोग, ये होता है इसका उदाहरण। यानी मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं लोग खरीद कर उससे कोई नया वस्तु बनाते हैं। जैसे कि इसका चादर, इस्पात की चादर लोग खरीदते हैं, उससे फिर उससे क्या मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, इसी प्रकार से। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कौन 3 प्रतिबंधित कार्य हैं। तो देखिए, नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक कोई व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अधिक सहायता दे सकता है। तीसरा है, यह अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और ना ही उन्हें खरीद सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, सेटेरिस पारबस का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें। प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण को सेटेराइज पारबस की मान्यता कह सकते हैं या कहते हैं। अब देखिए आ गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, सॉरी 19 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, इसमें अंतर बताना है। तो देखिए उत्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत परिवार अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पाद तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थव्यवस्था संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के
निर्धारण से संबंधित है। आगे देखिए तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह धारणा है कि समष्टि प्राचल जैसे कि कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहते हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह धारणा है कि व्यष्टि प्राचल जैसे कि आय तथा संपत्ति का वितरण स्थिर रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने एवं बाईं ओर खिसकने के कोई 3 कारण बताइए। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। तो देखिए, मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के 3 कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1 है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, और दूसरा है यानी जो लोग खरीदते हैं उनकी आय में वृद्धि, वो लोग अधिक कमाने लगे। दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के लिए अधिक रुचि और प्राथमिकता होना। तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। अब देखिए उसके बाद क्या है, मांग के वक्र के दाईं ओर खिसकने के 3 कारण, यानी उनमें घटने के 3 कारण खरीदी। तो देखिए, उपभोक्ता की आय में कमी, जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो सामान कम खरीदेंगे। दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के प्रति कोई रुचि और प्राथमिकता न रखना। तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कह रहा है कि हासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। तो उत्तर देखिए, हासमान सीमांत उत्पाद का नियम वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर बढ़ता है जब स्थिर कारक या कारकों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद कम हो जाता है। घटते कारक के प्रतिफल निम्नलिखित कारणों से होते हैं। नंबर 1, कारकों का बंध्या या स्थिर होना। दूसरा, कारक एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापक हैं। तीसरा, विभिन्न कारकों के बीच कम समन्वयता होना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए कह रहा है कि समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का वर्णन करें। तो देखिए उत्तर, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है गृहस्थ। देखिए, परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्मों को उत्पादन के साथ उपलब्ध कराते हैं तथा फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते हैं, वो गृहस्थ होता है। अब देखिए दूसरा है फर्म क्षेत्र। तो देखिए फर्म क्या होता है, आर्थिक इकाई जो उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। तीसरा है सरकार क्षेत्र। देखिए क्या है, राज्य जो देश के कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है, कर तथा जुर्माना लगाता है, कानून बनाता है, देश के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। उसके बाद है बाह्य क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका तात्पर्य देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि कारण बताते हुए निम्नलिखित की मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पाद में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए ए, स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, बी है स्कूल द्वारा खरीदे गए चाक, डस्टर आदि। तो देखिए उत्तर नंबर ए, स्कूल के द्वारा खरीदा गया फर्नीचर एक अंतिम उत्पाद है, क्योंकि स्कूल फर्नीचर का अंतिम प्रयोग करता है तथा फर्नीचर में और कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। इसे निवेश व्यय माना जाएगा, क्योंकि स्कूल द्वारा फर्नीचर का प्रयोग कई वर्षों तक किया जाना है, क्योंकि एक बार खरीद लेते हैं तो कई वर्ष तक चलता है और इसका मूल्य भी ऊंचा होता है। बी वाला देखिए क्या है, उस स्कूल द्वारा खरीदे गए चाक और डस्टर। तो देखिए स्कूल द्वारा खरीदे गए चाक, डस्टर आदि मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद होती है, क्योंकि वर्ष के दौरान इनका उपयोग मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में होता है। इसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है और इसे साल में बहुत बार खरीदना पड़ता है। अब आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य संचय कार्य का महत्व बताइए। तो देखिए मूल्य के संचय का अर्थ धन का मुद्रा के रूप में संचय होना है। जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तब लोग मूल्यवान
वस्तुओं के रूप में संचय किया करते थे। यानी जो जब धन था मुद्रा के रूप में नहीं था, यानी पैसे के रूप में नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अधिक सामान मूल्यवान जो महंगी चीज़ें हैं उसको रखते थे, तो मानते थे कि उनके पास धन है। इस प्रकार के संचय में उन्हें संग्रहण और परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुद्रा के विकास से लोगों को अपने धन को बचाने का एक अंतिम सुविधाजनक साधन प्राप्त हो गया, क्योंकि मुद्रा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 देखिए, मुद्रा के रूप में बचत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, विशेषकर पत्र मुद्रा को। दूसरा है, मुद्रा को छोटे छोटे मूल्यों के सिक्के तथा नोटों के रूप में बचाकर रखा जा सकता है। ऐसा विखंडन पदार्थों में संभव नहीं है। जो पदार्थ टूट नहीं सकते उनमें संभव नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम नहीं रख सकते। अब देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसे मापने की कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं समझाइए। तो यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर कर दिया कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए आपको इन दोनों क्वेश्चनों में से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन की, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की 20 इकाई खरीदता है। जब वस्तु की कीमत 7 हो जाती है तो वह 12 इकाई खरीदता है। इस कीमत में उसकी मांग की लोच की गणना कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा एक और दिया है कि बजट रेखा क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए आ गया हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का है। उसके बाद देखिए अथवा के दिया है कि न्यून मांग क्या है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको इकोनॉमिक का पेपर को हल करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।